पेरिस ओलंपिक्स की शनाख्त बनने वाली सुर्ख टोपी जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। पेरिस 2024 का मकसद ही माजी के ओलंपिक्स से मुख्तलिफ होना है। न सिर्फ ये ऐसे पहले ओलंपिक्स मुकाबले होंगे जिनमें मर्दों और औरतों की मसावी तादाद शरीक होगी, बल्कि इसकी इफ्तिताही तकरीब किसी स्टेडियम के बजाय ईफल टावर के साए में दरियाए सीन के किनारे मुनक़िद हो रही है, जहां तक उन खेलों के मैस्कोट यानी बआसानी पहचानी जाने वाली आलमी अलामत का ताल्लुक है। फ्रांसीसी हुक्काम ने जानबूझकर यहाँ भी रवायत से हटकर कुछ किया है। अमूमन ओलंपिक्स का मैस्कोट मेज़बान मुल्क की नुमाइंदगी करने वाला कोई जानवर या फर्द होता है, लेकिन फ्रांसीसियों ने इसके लिए एक ऐसी अहम तारीखी टोपी का इंतखाब किया जो पूरी दुनिया में काबिल शनाख्त है। फरीजेस या फर्जें टोपी मई 1789 से नवंबर 1799 के दरमियान आने वाले इनकलाब फ्रांस के दौरान आज़ादी की अलामत थी। एक तिकोनी टोपी है जिसका ऊपरी हिस्सा आगे की जानिब झुका हुआ है। इसमें फ्रांस के सुर्ख, सफ़ेद और नीले परचम को संभालने के लिए हथियार भी शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक्स के मुंतज़मीन का कहना है कि उन्होंने इस डिज़ाइन का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि वो सजेती हैं कि खेल जिंदगियां बदल सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि पेरिस के ओलंपिक गेम्स खेलों की दुनिया में इनकलाब का आगाज कर सकते हैं। ओलंपिक और पैरालंपिक मैस्कोट का नस्ब अलैन है, हम तन्हा हों तो तेजी से लेकिन साथ मिल जाएं तो कहीं ज्यादा आगे बढ़ते हैं। पेरिस 2024 कमेटी के सदर और 3 ओलंपिक तमगे जीतने वाले साबिक एथलीट टोनी एस्टेंजट कहते हैं, हमने जानवर के बजाय एक आइडियल का इंतखाब किया। हमने फर्जें टोपी का इंतखाब किया क्योंकि यह फ्रांसीसी जमहूर की एक बहुत मजबूत अलामत है। फ्रांसीसी लोगों के लिए एक बहुत ही मरूफ चीज़ है जो आज़ादी की अलामत है, लेकिन इस टोपी की तारीख इनकलाब फ्रांस से कहीं पहले की है। डीग इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक फर्जें टोपी का नाम फरीजिया के नाम पर है, जो गर्ब वस्ती अनातोलिया का एक कदीम जिला था। इसका नाम इन लोगों के नाम पर रखा गया जिन्हें यूनानी फरीजेस कहते थे और जिन्होंने हत्ती के खात्मे 12वीं सदी कब्ल मसीह और लीबियान उरूज 7वीं सदी के दरमियान अलिफाशाई कूचक के इलाके पर गलबा हासिल किया। स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बरगोस के मुअर्रिख सर्जियो सांचीज कोलानट्स का कहना है कि रूमी सल्तनत के दौर में कई खतों में इसी शक्ल की तंग टोपी, जिसे पायलियस कहा जाता है, किसान और वो गुलाम भी पहनते थे जिन्हें उनके आकाओं ने आज़ाद किया था। एक खुसूसी तकरीब के दौरान एक मजिस्ट्रेट गुलाम को छड़ी से छूता और उन्हें आज़ाद करार देता। इसके बाद वो अपना सर मुंडवाते और इसे अपनी नई समाजी हैसियत की अलामत के तौर पर टोपी से ढांप लेते। एक और मशहूर मिसाल तारीख की किताबों के मुताबिक वो थी जब रोमन लीडर जूलियस सीजर के कातिलों ने, जिन्हें आज़ादी पसंद कहा जाता है, कोहे पर मार्च करते हुए अपने खून आलूद खंजरों और नेज़ों की नुमाइश की, जिनकी नोक पर आज़ाद करदा गुलामों की ऐसी टोपी मौजूद थी। तारीखी मुगालता मौरिख जे डेविड हॉर्डर अपनी किताब लिबर्टी कैप्स एंड लिबर्टी ट्रीज में लिखते हैं कि जदीद दौर में टोपी का अहया 17वीं सदी में विलिंदेजियों की स्पेन से आज़ादी की जिदोजहद के दौरान हुआ। विलिंदेजियों ने 1765-1783 के दरमियान अमरीकी इनकलाबियों के लिए कदीम टोपी को अपनाया और अमरीकी खाना जंगी 1865 तक और उसके दौरान फर्जें टोपियां भी पहनी गईं, जिसके बाद बहुत से गुलामों को आज़ाद करवा लिया गया। आज भी ये टोपी अमरीकी फौज के सरकारी परचम और अमरीकी सेनेट के कोट ऑफ आर्म्स पर नजर आती है। ये टोपी फ्रांस तक कैसे पहुंची, तो ये फ्रांस में कैसे पहनी जाने लगी? फ्रांसीसी वजारत खारजा की वेबसाइट से पता चलता है कि बहराए रोम के मल्लाहों और किसान कुरून वस्ती के ज़माने में इस जैसी टोपियां पहनते थे। फिर 18वीं सदी के आखिर में इनकलाब फ्रांस के कायदीन ने इसे अपने निशानात में शामिल कर लिया और ये आज़ादी की नुमाइंदगी करने वाले बैनर से कहीं ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई। सांचीज कोलानट्स का कहना है कि इस टोपी का मतलब वक्त के साथ साथ अहमियत इख्तियार करता गया। हस्पानवी मौर्रिख का कहना है कि इनकलाब के दौरान एक ख़ास लम्हे से ये जमहूर की अलामत बननी शुरू हो गई। इसकी ये हैसियत 14 जुलाई 1789 को बस्तेल पर हमले से मज़ीद मजबूत हुई, जिसने फ्रांस में बादशाह लुई 16 की हुक्मरानी के खात्मे का ऐलान किया। अब ये आर्ट की दुनिया में एक आम हवाला है और सिक्कों और डाक टिकट पर आज़ादी के इस्तियारे के तौर पर मौजूद है।
یہ فرانس بھر میں ٹاؤن ہالز اور اداروں کے نمائندہ نشانات پر آویزاں کیا جاتا ہے، ایک بار پھر بحرین اوقیانوس کے پار۔ تاہم فرانسیسی انقلاب کی بربریت ریاست متحدہ امریکہ کے قیام کے دوران اس ٹوپی کی مقبولیت میں کمی کا سبب بنی۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو کے مورخ اینڈروچ نے سمتھسونین میوزیم میگزین کو بتایا کہ یہ ٹوپی بنیاد پرستوں اور سیاسی دھڑے دونوں کی علامت بن گئی، دو ایسی چیزیں جن سے امریکہ کے زیادہ تر سیاسی رہنما خوفزدہ تھے۔ سرخ ٹوپی 19ویں صدی کے اوائل میں ایک بار پھر بحر اوقیانوس کے پار پہنچی اور اسے لاطینی امریکہ میں آزادی کے لیے لڑنے والوں نے پہنا۔ سانچیز کولانٹس کہتے ہیں، یہ ایک بین الاقوامی علامت ہے جو تمام امریکی جمہوریہ میں پھیل گئی اور آج بھی ان میں سے بہت سے ممالک جیسے کیوبا اور ارجنٹائن کی مجسمہ سازی اور سرکاری ہیرالڈری میں زندہ ہے۔ اب بولیویا، کولمبیا، ایل سلواڈور، ہیٹی اور نکاراگوا کے قومی پرچم کوٹس آف آرمز میں بھی یہ ٹوپی نمایاں ہے۔ اولمپکس کی تاریخ کا پہلا میسکوٹ ایک لال تیندوا تھا جو 1968 کے میکسیکو اولمپکس میں استعمال ہوا۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی گزرتے وقت کے ساتھ اولمپکس کے 27 میسکوٹس میں کئی جانور شامل رہے، لیکن 1996 میں امریکی شہر اٹلانٹا میں ہونے والے 100 سالہ گیمز میں منتظمین نے کچھ مختلف کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے متنازع اور کمپیوٹر سے تیار کردہ از کا انتخاب کیا جو اس وقت کی تمام ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی ایک مثال تھا، لیکن شاید سب سے زیادہ یاد رکھے جانے والے میسکوٹس میں سے ایک میشا تھا، وہ ریچ جو 1980 کے ماسکو گیمز کا چہرہ تھا۔ ان کھیلوں کی اختتامی تقریب کے دوران سینکڑوں لوگوں نے میسکوٹ کے روتے ہوئے چہرے کا ایک بہت بڑا انسانی موزیک بنایا جس نے کھلاڑیوں کو الوداع کہا۔ تو کیا فرانسیسی فریجز بھی ایسے ہی مشہور ہو سکتے ہیں؟ شاید لوگوں کو آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے فرانسیسی نعرے کی یاد دلانے کے لیے میسکوٹ کا انتخاب شاید اس چھوٹی سرخ ٹوپی کو اولمپکس کی تاریخ میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے میسکوٹس میں شامل کر سکتا ہے۔